हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको पिछले कई सालों से हम लोग सुन रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आज वो टॉपिक मैं आपके सामने पूरे विस्तार के साथ चर्चा करने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो टॉपिक क्या है और वो इतने चर्चा में क्यों है, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है बिलफुल डिफॉल्टर। बिलफुल डिफॉल्टर, ये नाम आपने हो सकता है कभी कभी सुना हो, कभी कभी ना भी सुना हो या सुन करके अनदेखा कर दिया हो, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आपकी अपनी पर्सनल जानकारी के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी अर्थव्यवस्था को, हमको व्यक्तिगत रूप से और हमारे पूरे देश और समाज को प्रभावित कर रहा है। और ये हाल फिलहाल में इतनी ज्यादा चर्चा में है, अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि ये विलफुल डिफॉल्टर होता क्या है, कौन है ये, किस तरह का होता है, कहते क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना थोड़ा परिचय देता हूं। दोस्तों, माई सेल्फ मनोज कुमार, और ये मेरा कोड है MK लाइव। यानी कि अगर आप स्टडी IQIAS चैनल पर या उसके ऐप पर या उसकी साइट पर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, तो उसमें अगर आप MK लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी क्वांटिटी में बहुत अच्छे लेवल पर आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ आपको मुझसे कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मनोज कुमार 2.0, और ये मेरी मेल आईडी है जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जिससे कि मैं आपसे पर्सनल टच में रह सकूं और आपके सिलेक्शन में आपका सहयोग कर सकूं। ठीक, चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि स्टडी IQIAS जो हिंदी चैनल है आपके लिए एक नया 2024 के लिए डेडिकेटेड एक P2I बैच लॉन्च कर रहा है 19 तारीख से, ध्यान रखिएगा। और इसका टाइम है शाम को 6 बजे। 3 घंटे की पर डे क्लास होगी, डेडिकेशन के साथ 2024 की हम तैयारी करा रहे हैं। अभी से लेकर के जनवरी तक हम फोकस करेंगे आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दोनों टॉपिक पर। उसके बाद जनवरी से लेकर के जून तक, मई तक फोकस करेंगे प्री पर, जिसमें टेस्ट सीरीज से लेकर के, क्लासेस से लेकर के, प्रैक्टिस से लेकर सब कुछ शामिल होगा। और प्री के रिजल्ट के बाद हम लोग बात करेंगे मेंस पर। और मेंस के लिए हमारी तरफ से, यानी कि स्टडी IQ की तरफ से, आप सभी लोगों को जो प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उनको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में इनवाइट किया जाएगा, जहां पर आपको रहना खाना ये तो सब मिलेगा ही मिलेगा संस्थान की तरफ से। और आपका लिए पूरी टीम डेडिकेशन के साथ लगी होगी, आंसर राइटिंग से लेकर, प्रैक्टिस से लेकर के, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने से लेकर के आपके मेंस के सफलता तक, ठीक है ना। और उसके अक्टूबर के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका इंटरव्यू का सेशन, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी आपकी सहायता करेंगे, पर्सनल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और आपको पर्सनली गाइड भी करेंगे। और उद्देश्य एक ही है स्टडी IQ का, वो है आपकी सफलता। और इसके लिए जो फीस डिसाइड की गई है वो 70,000 है। और यदि आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं तो 29,999 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन करिए, मेरे साथ कनेक्ट होइए, जिससे कि मैं आपको और हमारी टीम आप सफलता तक पहुंचाने में हेल्प कर सके, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बिलफुल डिफॉल्टर। बिलफुल डिफॉल्टर ये चर्चा में क्यों है दोस्तों? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये आपका न्यूज है जिसमें RBI ने अलाउ किया है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट विद बिलफुल डिफॉल्टर्स फ्रॉड अकाउंट्स। बिलफुल डिफॉल्टर यानी एक तरीके से मान के चलिए वो डिफॉल्टर, यानी वो लोग जिन्होंने बैंक का पैसा नहीं दिया। ध्यान रखिएगा, पैसा लेकर के भाग गए या किसी भी कारण से नहीं दिया, उनको डिफॉल्टर कहा जाता है। ठीक, ऐसे लोग जो भाग चुके हैं, RBI ने अभी 8 तारीख को एक सर्कुलर जारी किया है उनके लिए कि जो लोग भाग गए हैं या जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, उनको धोखाधड़ी में शामिल हैं उनकी कंपनियां और वो सब लोग, उनके लिए एक समझौता निपटान का प्रावधान किया है।
कि भाई जो लोग भाग चुके हैं, जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, वो आकर के एक समझौता कर लें, ठीक है ना। उस समझौते के माध्यम से एक समस्या जो बनी है, जो आप पैसा लेके चले गए हैं, पैसा नहीं दिया है, उसका एक समाधान कर लें, ठीक ना। तकनीकी राइट ऑफ का विकल्प चुनने का प्रावधान दिया है, ध्यान रखिएगा। यानी कि तकनीकी राइट ऑफ का मतलब होता है हम उसको मैनेज कर देंगे, आप आइए बैठ करके सेटलमेंट कर लेते हैं जो आपको हमको ठीक लगेगा, इसलिए चर्चा में है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल डिफॉल्टर हैं क्या, तभी आपको ये और समझ में आएगा। और उसके बाद में ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा इसको, इसके साथ में उन्होंने एक निर्देश और दिया है कि भाई आप सेटलमेंट तो कर ही लीजिए, साथ के साथ आपको एक और ऑप्शन दिया है उन्होंने, आरबीआई ने उन उधारकर्ताओं के लिए जोखिम बनाने से पहले कहा गया है कि 12 महीने की न्यूनतम कूलिंग अवधि तय करें। इसका मतलब है कि अगर आज आपने सेटलमेंट कर लिया है तो बैंक 12 महीने तक आपको लोन नहीं देंगे, लेकिन 12 महीने के बाद आपको फिर से नया लोन, नया ऋण प्राप्त कर सकते हो, आपको मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब हो गया पहले धोखाधड़ी करिए, पैसा मत दीजिए, लेके भाग जाइए, बाद में सेटलमेंट कर लीजिए। और सेटलमेंट तो आप जानते हैं पूरा पैसा नहीं दिया जाता, जितना मर्जी हो उतना दिया जाता है, सेटलमेंट किया जाता है। और उसके बाद भी आरबीआई ने सोचिए ये कहा है कि आप सेटलमेंट कर लेंगे, उसके 12 महीने बाद आपको फिर से नया लोन मिल सकता है। सोचिएगा, इसीलिए अधिकांश लोगों ने, सभी संगठनों ने आरबीआई के इस कदम का विरोध किया है कि यह गलत है, गलत नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। जो धोखा कर दे रहा है, जो षड्यंत्र कर रहा है, जो अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ सेटलमेंट करके आप उसको फिर से मौका दे रहे हैं, एक नया मौका दे रहे हैं, ठीक है ना। और नया मौका देने के मतलब है आप फिर कहीं ना कहीं ईमानदार लोग जो यहां से ईमानदारी से लोन लेते हैं, ईमानदारी से चुकाते हैं, उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। ये गलत परंपरा है। हो सकता है अपोजिशन पार्टियों ने तो कहा है कि हो सकता है कि ये सरकार, जो केंद्र सरकार है, यही अपने जो जान पहचान के लोग हैं जो भाग गए हैं उनको फिर से मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपोजिशन पार्टियों का कहना है। मैं इस मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये मुद्दा रियली बहुत ही सेंसिटिव है। मैं इसको रियली मैं चाहूंगा कि आरबीआई इस तरह का कदम ना उठाए, ठीक है ना, कि भाई आप पहले लेके भागिए, सब काम करिए और फिर आकर सेटलमेंट कर लीजिए, फिर नया लोन ले लीजिए। ऐसा कैसे होगा? इसलिए चर्चा में है लगातार। ओके, अब बात आती है दोस्तों कि आखिर बिल्कुल डिफॉल्टर और डिफॉल्टर होते क्या हैं। ये देखिए, आपके 3 महारथियों के फोटो आपके सामने लगे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो हमारा पैसा लेके भाग गए। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ध्यान रखना, लगभग 12,000 से ज्यादा लोग हैं, समझिएगा, 12,000 से ज्यादा लोग हैं ऐसे जो पैसा लेके भागे हैं। और कम से कम 2.5 से 3 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा है, 2.5 से 3 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है, छोटा मोटा नहीं है। अब बात आती है बिल्कुल डिफॉल्टर और डिफॉल्टर होता क्या है। देखिए, बिल्कुल डिफॉल्टर का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने बैंक से किसी भी ऋण को जानबूझ करके नहीं चुकाया, उसको कहते हैं बिल्कुल डिफॉल्टर। यानी कि उसके पास, ध्यान रखना दोस्तों, पैसा है, उसने बैंक से लोन लिया और उसके पास बैंक का पैसा चुकाने के लिए पैसा है भी, संसाधन भी है, कंपनी भी चल रही है, लेकिन वो जानबूझ कर नहीं चुका रहा, ठीक है ना। ये देखिए, यदि कोई व्यक्ति बैंक से कर्ज लेता है और अपने पास पैसा होने के बावजूद बैंक को उसकी किस्त का भुगतान नहीं करता है, तो उसे कहते हैं बिल्कुल डिफॉल्टर। यानी कि जानबूझ करके डिफॉल्ट बनना और पैसा लेके भाग जाना या छुपा के बैठ जाना, ये होते हैं बिल्कुल डिफॉल्टर। और सोचिए, इन लोगों के लिए आरबीआई ने सेटलमेंट करने का मौका दिया है कि आइए सेटलमेंट कर लेते हैं। जबकि बिल्कुल डिफॉल्टर के लिए सोचिएगा, इन लोगों के लिए कानून के अनुसार सजा का प्रावधान है। भारत में सजा मिलनी चाहिए या इनको फिर से एक नया मौका मिलना चाहिए। अब बात आती है डिफॉल्टर कौन है। डिफॉल्टर वो व्यक्ति है जिसने बैंक से पैसा तो लिया था, लेकिन बाद में किसी भी बुरी परिस्थिति में, किसी दुर्घटना की वजह से, आर्थिक मंदी के कारण, व्यापार या उद्योग में घाटा लगने के कारण, किसी भी कारण से नुकसान होने कारण उसने पैसा समय पर नहीं चुका पाया,
उसको कहते हैं डिफॉल्टर। यानी कि उसके पास जायज कारण था कि वो पैसा नहीं चुका पा रहा। वो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, वो मजबूरी में है। तो जो मजबूरी में कर रहा है उसे कहते हैं डिफॉल्टर, और जो जानबूझ कर रहा है उसे कहते हैं बिल्कुल डिफॉल्टर। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? समझ में आ गया? यही है। अब आप समझ लीजिए कि आरबीआई क्या करने जा रहा है दोस्तों। यही है मुद्दा, क्या करने जा रहा है। सोचिएगा, उसको सेटलमेंट तो कर ही रहा है, फिर कह रहा है कि 12 महीने के बाद फिर से आप एलिजिबल हो जाएंगे नए लोन लेने के लिए। समझिए कितना सेंसिटिव मुद्दा होगा ये, समझिएगा। ठीक है ना? अब बात आती है कि बिल्कुल डिफॉल्टर कौन और कैसे घोषित करता है। इसका एक बाकायदा प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है कि बैंक एक प्रभावशाली व्यक्ति को पैसा देता है, या प्रभावशाली व्यक्ति अपने प्रभाव में आकर के बड़े अमाउंट में बैंक से पैसा ले लेता है। और बैंक देते हैं बड़े बड़े लोगों को, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी परेशानी के उनको देते हैं। आम आदमी को बड़ा परेशान करते हैं 1,50,000 के लोन के लिए भी, लेकिन बड़े बड़े लोगों को करोड़ों का लोन यही सैंक्शन कर दिया जाता है। लेकिन जब दे दिया जाता है तो कंडीशन यह है कि वह व्यक्ति उस बैंक की एक भी किस्त नहीं चुकाता। वो एक भी किस्त नहीं चुकाता, नॉट अ सिंगल पेनी। समझिएगा, वो एक किस्त नहीं चुकाता, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे जाकर के वापस लेकर के आए। समझिएगा, आम आदमी किस्त नहीं चुकाता, लोग घर पे धमक जाते हैं आकर के, उसको बेइज्जत करते हैं, घर में आकर के बाउंसर्स को भेज देते हैं, चलते फिरते उनको बदनाम करते हैं। लेकिन इनका रसूख, इनका जो ओहदा है, इनका जो कहा जाए कि लोगों की जो पहुंच है इतनी बड़ी है कि बैंक वाले इनके आसपास फटकते भी नहीं। बाद में क्या करते हैं, बाद में सिर्फ इनके जो अधिकारी होते हैं, सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी केवल जांच करते हैं कि क्या ये डिफॉल्टर है या बिल्कुल डिफॉल्टर है। बात समझिएगा, बिल्कुल डिफॉल्टर है इसका मतलब है इसके पास पैसा है या नहीं है। बात समझना। तो इसकी जांच करते हैं अपने ऊपर के सभी अधिकारी मिलकर के, और जांच करने के बाद देखते हैं कि हाँ भाई इसने जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा, पैसा तो है लेकिन जानबूझ के नहीं दे रहा। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके खाते को एनपीए घोषित कर देते हैं, यानी घाटे का खाता बना देते हैं। भाई ये पैसा नहीं दे रहा है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, घाटे की परिसंपत्तियों में डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये रहा, ये पैसा दे ही नहीं रहा। घाटे को किसने, वो अकाउंट को किसमें बना दिया हमने, एनपीए में। और उसके बाद वो आरबीआई के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि इसको बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर दीजिए। और वो उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट रखते हैं, जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, सारी चीजें की थी, सब कुछ वो डॉक्यूमेंट रखते हैं। आरबीआई भी बिल्कुल चेक करता है बाकायदा कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके पास पैसा है कि नहीं है। जब ये सब चेक हो जाता है उसके बाद आरबीआई उसको बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर देता है। समझिएगा दोस्तों, आरबीआई डिक्लेयर करता है उसको बिल्कुल डिफॉल्टर। यस, अब आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल डिफॉल्टर कौन है। ऐसे ही थोड़े ना मोदी माल्या और टाइप के लोग बन जाते हैं, मेहुल चौकसी ऐसे ही थोड़ा ना बन जाते हैं। यस, समझिएगा दोस्तों, ठीक है ना? कितना सोचिए, पूरा सिस्टम लगता है उनको डिफॉल्टर घोषित करने में, सर आरबीआई तक उसमें हिल जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अगर वो बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित हो जाता है तो क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, उस व्यक्ति पर कई सारे प्रतिबंध लग जाते हैं कि वह कहीं से लेन देन नहीं कर पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, बिजनेस नहीं कर पाता है, तमाम सारी समस्याएं हो जाती हैं। ठीक, उसके बाद जब डिफॉल्टर घोषित हो जाता है, बैंक को उसका केस लड़ने में आसानी हो जाती है, यानी कि उसके खिलाफ पूरी तरह से पक्का सबूत मिल जाते हैं, कोर्ट में केस चला जाता है, फिर वहां पर केस चलता है और ये उसके बैंक के फेवर में चला जाता है। ठीक है ना? और उसी समय ये बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित होते ही उसको ये आदेश दे दिया जाता है कि व्यक्ति देश छोड़कर जाना नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब तक ये केस डिक्लेयर होता है, आरबीआई जब तक बताता है, तब तक वो फुर्र हो जाते हैं। ये सब के सब भाग चुके हैं पहले ही, जिनको करना होता है वो पहले ही विदेशी नागरिकता ले चुके हैं और यहां से भाग 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 चुके हैं, क्योंकि ये इतने रसूखदार, इतने बड़े ओहदे वाले लोग हैं कि जब तक ये प्रक्रिया चलती है तब तक इनकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी होती है और ये उसी समय निकल चुके होते हैं। इनको फिर बुलाते ही रहिए, कब आओगे कब नहीं आओगे, कभी आओ हमारी हवेली पर, फिर नहीं आते ये लोग, फिर चिल्लाते रहिए कहां गए। ओके, उसके बाद बैंक क्या करता है, कोर्ट में जाने के बाद में बैंक के पास अधिकार होता है उसकी संपत्ति, उसका घर, व्यापार, एसेट,
इत्यादि को जब्त कर ले और उसकी नीलामी करके उसके पैसे की वसूली करे। फिर तो यही है, वसूली करे और उस व्यक्ति को भारतीय कानून के अनुसार दंड दिया जाता है। केस में चलने के बाद में दंड मिलता है, जेल की सजा का प्रावधान है, सारी चीजें हैं। अब सोचिए कि जब ये है, ये सब भी अधिकार है, ये सब भी अधिकार है, उस व्यक्ति को, बिल्कुल डिफॉल्टर को जेल में जाना चाहिए जिसने देश को, बैंक को, सार्वजनिक बैंकों को धोखा दिया है। वो जेल में जाना चाहिए और उसके साथ सेटलमेंट करके नया ऋण देना चाहिए। सोचिएगा, खुद सोचिएगा, आरबीआई ऐसे कैसे कर रहा है? कोई क्यों विरोध ना करे? बात मेरी समझिएगा, कैसे हो रहा है ये? देखिए, इसको मुद्दा मत समझिए, लेकिन टू द पॉइंट पढ़ाई का मुद्दा भी है और समझने की, मतलब आपकी सोच और आपकी समझ का मुद्दा भी है। आप कितना सोच रहे हैं, ठीक है ना? मैं किसी सरकार पर या किसी व्यक्ति पर उस पर कोई दबाव नहीं, वो नहीं मार रहा हूं, कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझने की कोशिश करिए। ओके, अब कंडीशन क्या है, वर्तमान में स्थिति क्या है, बिल्कुल डिफॉल्टर की वर्तमान स्थिति क्या है, देखिएगा। दिसंबर 2022 तक 3,40,000 करोड़ रुपए का विलफुल डिफॉल्टर है हमारे पास। ये सरकार का सिविल, ये एक एजेंसी है, सिविल एजेंसी है, CIVIL, सिविल जो एजेंसी है, उसका आंकड़ा है कि दिसंबर 2022 तक 3,40,570 करोड़ रुपए हमारे डिफॉल्ट खाते में है, बिल्कुल डिफॉल्ट में। डिफॉल्टर अलग हैं जो मजबूरी में हुए, ये तो बिल्कुल हैं जो जानबूझ के किए। जबकि 2021 में ये 2,85,000 करोड़ था, ठीक है ना? 2022 में 2,45,000 करोड़ था ये। अब इससे पहले का मत पूछिएगा कब कब कैसे कैसे कितना कितना बन रहा है। कुछ लोग, ध्यान रखिएगा, अगर कुछ लोग सरकार पर या किसी व्यक्ति पर, किसी व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं तो ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती है, हमेशा झूठ नहीं होता दोस्तों। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिफॉल्टर पहले नहीं होते थे, इस सरकार के आने से पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, हर सरकार में हुए हैं। अपने अपने पसंद के कुछ लोग होते हैं, निकल जाते हैं, कानून की चालबाजियों को किनारे करते हुए निकल जाते हैं। इसलिए हमको किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलना है, बात समझिए कि ये स्थिति है। इतना करोड़ रुपया हमारा चला गया और बैंकों में, सोचिए सार्वजनिक बैंकों में, पैसा किसका है, आपका और हमारा। उस पैसे का जब बैंक को घाटा होगा तो सोचिए, बैंक को जो घाटा होगा तो वसूली किससे करेगी? बैंक कहां से कमा के लाएगी? आपसे और हमसे लेगी ना, तभी तो हम पर तमाम तरह के चार्जेस लगा दिए जाते हैं कि भाई 5,000 से नीचे अकाउंट चला जाएगा तो आपको अलग से पेनल्टी देनी पड़ेगी, 3 बार से ज्यादा एटीएम से पैसा निकालोगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, इससे करोगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये करोगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। अल्टीमेट बैंक वसूलता हम लोगों से है। सोचिए, उसकी भरपाई हम लोगों से करता है, आम आदमी से। तो सोचिए, जब हमको ये पता चलेगा कि ये कर रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी फिर कुछ ना कुछ गलत करने की सोचेंगे। और ट्रांस यूनियन सिविल के अनुसार सबसे ज्यादा पैसा SBI का 76,296 करोड़ रुपए। नंबर 2 पे PNB है, तीसरे पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, चौथा IDBI है, पांचवा बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये 5 सबसे बड़े बैंक हैं जिनका बिल्कुल डिफॉल्ट सबसे ज्यादा है। समझिएगा, लगभग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ये है 2,92,000 करोड़ रुपए हमारे PSB का है, पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है। समझिएगा, यानी कि कुल का 85%। प्राइवेट सेक्टर का तो मात्र 15% है, सब सरकारी क्षेत्र का है 85%। दोस्तों सोचना कितना पैसा ये लोग लेके भागे हैं, और फिर इसको अभी तक इनमें से एक को भी सरकार पकड़ कर नहीं ला पाई है। सजा मिलनी चाहिए या इनके साथ सेटलमेंट करना चाहिए, सोचिएगा। ओके, अब बात आती है कि इस कदम का, आरबीआई के इस कदम का प्रभाव क्या पड़ेगा, जो आरबीआई ने समझौता करने का, कॉम्प्रोमाइज करने का मौका दिया है। देखिए, ऋणों के निपटान की अनुमति देकर आरबीआई अनिवार्य रूप से उनके गलत कार्यों को माफ कर रहा है और उनके कुकर्मों का बोझ आम नागरिकों और मेहनती बैंक कर्मचारियों पर डाल रहा है। यस, बैंक कर्मचारी किसी तरह से अपने सिस्टम को प्रॉफिट में लेके जाते हैं और उसमें पैसा होता है आम आदमी का। दोनों मर जाएंगे और दोनों जो मेहनत से, ईमानदारी से सारे काम कर रहे हैं उनके लेकर के है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा? सार्वजनिक धन की हानि हो रही है भाई, पब्लिक का जो पैसा है उसका लॉस हो रहा है। बड़े धोखेबाज बकायेदारों को बढ़ावा मिल रहा है, वो आगे फिर करेंगे, फिर पैसा नहीं देंगे।
फिर लेके भागेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार के माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से नीति को बदल दिया जाए, फिर से बदल दिया जाए। इसलिए एनपीए कृत्रिम रूप से कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, एनपीए क्या है, सेटलमेंट करके कुछ कुछ पैसा ले लिया जाएगा। बात समझना, कुछ कुछ पैसा ले लिया जाएगा और अपने एनपीए जो घाटा हो गया उसको मैनेज कर दिया जाएगा कि हाँ भाई एनपीए हमारा कम हो गया। लेकिन इसके माध्यम से नीतियां कैसी हो जाएंगी, अस्थिर, फिर बढ़ाएगा, फिर समस्या आएंगी, फिर आगे बढ़ेगा, फिर समस्या आएंगी। इसके माध्यम से बैंक फिर क्या करेंगे, जब बैंकों को घाटा हो जाएगा, सारी समस्या हो जाएंगे, तो सरकार इसको पुनर्पूंजीकृत करेगा, यानी सरकार बैंकों में पैसा डालेगी फिर। और वो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, जनता का पैसा होगा, यानी कि जनता का पैसा फिर बैंकों में डाला जाएगा, बैंक फिर उठा करके दे देंगे। अल्टीमेट लॉस हम सब लोगों का होना है, ये लॉस हम सबको होना है, ये समझ लीजिए। अब कहोगे आरबीआई का कहना क्या है, आरबीआई कह रहा है कि इसके लाभ हैं। लाभ क्या है कि इससे हम वसूली करने में जो केस लड़ रहे हैं, तमाम सारी समस्या कर रहे हैं, विदेशों से उनको पकड़ के लाना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, इससे हमारी लागत बढ़ रही है, इससे हमारी वसूली की लागत कम हो जाएगी। अरे तो क्या हो गया, उनको जेल में डालिए भाई, जेल में डालिए, उनको पकड़ के लाइए, सरकार पर दबाव डालिए, लेकिन नहीं कर पा रहे। और एनपीए तकनीक रूप से कम हो जाएगा, हमारा एनपीए भी कम हो जाएगा, जो हम घाटे में जा रहे हैं। भाई कुछ तो मिलेगा सेटलमेंट करने से। अगर यही करना है तो हर व्यक्ति फिर यही करेगा, पैसा दे देगा, लास्ट में सेटलमेंट करेगा। फिर सोचिएगा, हर व्यक्ति यही करने लगेगा तब क्या होगा, आम आदमी भी यही करने लगा तो क्या होगा, तो फिर भ्रष्टाचार को बढ़ने से कौन रोक पाएगा दोस्तों। यह है हमारा आज का टॉपिक, समझ में आ गया, बिल्कुल डिफॉल्टर्स। अब आप खुद सोचिएगा आरबीआई का यह कदम सही है या गलत, दोस्तों ध्यान रखिएगा। और इस पर संभावित प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूं। बिल्कुल डिफॉल्टर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल डिफॉल्टर का अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा बैंक से लिए कर्ज की राशि को जानबूझकर बैंक को वापस नहीं चुकाना। आरबीआई उस व्यक्ति को बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित करता है। एसबीआई डिफॉल्ट खातों का सबसे आगे है। निम्न में से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेचुरल सी बात है, तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब मुख्य परीक्षा प्रश्न क्या बन सकता है, ये रहा, बिल्कुल डिफॉल्टर किसे कहा जाता है, बिल्कुल डिफॉल्टर्स के लिए आरबीआई द्वारा किया जा रहा है समझौता एक विवादास्पद कदम क्यों माना जा रहा है, विश्लेषण कीजिए। यह आपके मेंस के लिए एक क्वेश्चन है, इसको तैयार करिए, लिखिए, फिर बताइए। एवरीबॉडी इट्स ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो बस इसको ध्यान रखिएगा। यह है आपका आज का बिल्कुल डिफॉल्टर टॉपिक। इसी तरीके से पढ़ने के लिए टॉपिक टुडे को ज्वाइन किए रहिए। आज का हमारा जो टॉपिक टुडे है वो यही है, एवरीबॉडी। और ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, फिर से समझ लीजिए कि जो लोग 2024 क्रैक करना चाहते हैं और इसी तरीके से मुझसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इस P2I बैच को जरूर ज्वाइन करें। और इसके लिए MK लाइव कोड इस्तेमाल करके 29,999 रुपए में बैच को ज्वाइन करके सफलता सुनिश्चित करें, मेरे साथ, मनोज के साथ, स्टडी IQIS हिंदी की पूरी टीम के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।